कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जूड होता है। जूड ने अपने साथी प्रीस्ट पर हाथ उठाया होता है तो जूड के ऊपर एक काउंसिल बिठाई जाती है। इस काउंसिल में फादर लांग भी होते हैं। काउंसिल के दौरान पता चलता है कि जूड फॉर्मर बॉक्सर रह चुका है और वह कभी कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। इसके कारण उसने फाइट के दौरान अपने साथी अपोनेंट की हत्या भी कर दी थी, जिसका पश्चाताप करने के लिए वह प्रीस्ट बना। सजा के तौर पर काउंसिल प्रीस्ट जूड को चिमना रॉक्स में बसे एक चर्च में भेज देते हैं, जो कि मानसिनी और जेफरसन विक्स की देखरेख में होता है। जेफरसन विक्स के अलावा इस चर्च में लेडी मार्था भी काम करती हैं। लेडी मार्था कागजी कामकाज करती हैं और कभी कभी वह चर्च के लिए पियानो भी बजाती हैं। चर्च के पीछे एक माली भी रहता है जिसका अफेयर लेडी मार्था के साथ चल रहा जेफ जूड को कुछ कन्फेस्ट करने के लिए चर्च के गार्डन में ले जाता है, जहाँ पर वह कन्फेस्ट करता है वह रात को नहाते समय मास्टरबेशन करता है। इस बात को सुनकर जूड थोड़ा सा हिल जाता है। उसे लगता है कि जेफ का दिमाग सटकाया हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, उसमें हम एक कब्र को देख रहे होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि यह कब्र जेफ के पिता जेम्स की है। बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब जूड उस चर्च में आता है तो उसे वहां पर क्रॉस नहीं दिखाई देता, तो वह उस चर्च में क्रॉस लगाने की सोचता है, जिस पर जेफ उससे मना कर देता है। कहता है कि एक वेश्या ने इस चर्च को तबाह कर दिया था। समझ नहीं आता है तो वह लेडी मार्था के पास जाता है और उनसे उस वेश्या के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जेफ की माँ थी। जेम्स की पत्नी जेफ की माँ चलन औरत थी और उसे संपत्ति का बहुत लालच था। इस बात का पता जेम्स को था, तो वह लेडी मार्था को बचपन से ही पाल रहा था और उसे चर्च चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। उसे एडम्स एप्पल के बारे में भी बताता है और कहता है लालच बुरी बला होती है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। एक दिन जेम्स की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय बाद ही जेम्स की पत्नी पति पर अधिकार जमाने के लिए चर्च में आती है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता है तो वह गुस्से में आग बबूला होकर उस चर्च को तहस नहस कर देती है और साथ में क्रॉस को भी तोड़ देती है। लेडी मार्था को भी पीट पीट कर घायल कर देती है। इस बात के कुछ दिनों बाद ही जेम्स की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब जेफ को उसके चर्च में भाषण देते हुए दिखाया जाता है, जहां पर उसके सभी फॉलोअर इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक फॉलोअर थी वेरा। वेरा एक लॉयर थी। वेरा के पिता और जेफ कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। वेरा के पिता मरने से पहले एक लड़के जिसका नाम साया था, उसकी जिम्मेदारी वेरा को देते हैं। वेरा भी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाती है कि इस जिम्मेदारी को देखकर मेरे पिता स्वर्ग में मेरे पे खुश हो रहे होंगे। के बारे में बात करें तो साई एक तरह से राहुल गांधी है। इसका भी कोई पॉलिटिक्स में करियर नहीं है और साई का भी कोई पॉलिटिक्स में करियर नहीं है। उसने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है और उस पर चर्च की वीडियो वगैरह डालता रहता है। चर्च में एक डॉक्टर भी होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर नेड, जिसकी वाइफ उसे छोड़ के चली जाती है क्योंकि वह डॉक्टर नेड को नाकारा निकम्मा समझती है। वहाँ पर सेलिब्रिटी कहे जाने लायक एक ही व्यक्ति था, ली रॉस। उसने कई किताबें छापी थी। वह चिमना रॉक्स में आने से पहले एक फेमस राइटर हुआ करता था। ये उसके करियर का डाउनफॉल चल रहा था। इन सब के अलावा चर्च में एक खूबसूरत और पॉपुलर गिटारिस्ट भी थी जिसका नाम साइमन था। साइमन को लेग पेन की दिक्कत थी, इसलिए वह चर्च से जुड़ी थी। साइमन बहुत बड़े बड़े डोनेशंस दिया करती थी। जेफ हमेशा अजीबों तरह के भाषण दिया करता था और सभी को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया करता था, लेकिन इस सब के अलावा वह अपने लॉयर फॉलोअर की बहुत केयर करता था और देख रेख भी करता था। जूड को लगा कि वह जेफ के फॉलोअरों से बात करेगा और उन सभी को सही रास्ते पर लाएगा, तो वह एक मीटिंग बुलाता है बिना जेफ को बताए। जब मीटिंग के लोगों को इस बात का पता चलता है तो वह जूड से बहुत नाराज होते हैं। साथ में लेडी मार्था उससे कहती है कि तू जेफ के फॉलोअर को चुराना चाहता है, तो इस वजह से लेडी मार्था और जूड में बहस हो जाती है, जिस पर जूड कहता है कि तुम के डर के कारण उसे कभी कन्फेशन नहीं देते हो। तो अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी मार्था फादर जेफ को कन्फेशन दे रही होती हैं। कन्फेशन देने के बाद लेडी मार्था बहुत हल्का महसूस करती हैं, लेकिन जेफ की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अगले दिन जेफ और जूड का कन्फेशन के दौरान झगड़ा हो जाता है, जिसमें जूड जेफ को उसकी सच्चाई के बारे में बताता है। उससे कहता है कि तू क्रिश्चियनिटी पे कलंक है और अपने सभी फॉलोअर का फ़ायदा उठाता है, जिस पर नाराज होकर जेफ जूड को मुक्का मार देता है और जूड जेफ से बोलता है कि मुझे अगर क्रिश्चियनिटी और चर्च को बचाने के लिए तुझे मारना भी पड़ा तो मैं मार दूंगा।
इनकी इन सभी बातों को साई चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। ज्यूड जेफ से नाराज होकर एक बार में चला जाता है और खूब दारू पीता है। दारू पीने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ता है और वहाँ पर रखे एक लैंप पर उसका हाथ पड़ता है, जिससे वह टूट जाता है। लैंप में एक वॉल्फ टॉय लगा रहता है, वह उससे टूट जाता है। उस वॉल्फ टॉय को वह साथ लेकर चला जाता है और चर्च के ब्रिज पर पहुंचकर वह उसे फेंक देता है, जिससे चर्च की खिड़की भी टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है। सीन आता है गुड फ्राइडे के दिन का। इस दौरान चर्च के सभी फॉलोअर चर्च में इकट्ठा हुए होते हैं और इस दिन पता नहीं कितनी भी अजीब तरह से फॉलोअर को भाषण दे रहा होता है। वह आक्रोश में आकर इतना खतरनाक भाषण देता है जिससे वह थक जाता है और आराम करने के लिए अपने प्राइवेट रूम में जाता है। इसके बाद हमें ज्यूड को दिखाया जाता है जो एक क्रॉस को लेकर आता है। अभी धड़ाम की एक आवाज़ आती है जिसमें देखते हैं कि मानसिनी और जेफरसन विक्स जमीन पर मुंह के बल गिरा पड़ा है प्राइवेट रूम में। तो ज्यूड भागकर उनकी तरफ जाता है तो पाता है कि उसके पीठ के पीछे वॉल्फ टॉय के बने एक खंजर से किसी ने उसे मार दिया है। बात चारों तरफ फैल जाती है कि जेफ की हत्या हो चुकी है। एक डिटेक्टिव मीला को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वह इस सभी के प्राइम सस्पेक्ट ज्यूड को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। साई अपने यूट्यूब चैनल पर उस दिन धमकी वाली वीडियो को भी डाल देता है। ज्यूड सभी की नज़रों में आ जाता है। सभी उसी पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज्यूड चर्च में बैठकर रो रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। अभी वहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव बिनॉय ब्लांक आते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारे सुप्रसिद्ध एक्टर डैनियल क्रेग होते हैं, जिसे लेडी मार्था ने हायर किया हुआ होता है इस कत्ल की सच्चाई की पता लगाने के लिए। बिनॉय कुछ देर ज्यूड से बात करता है और वहाँ के हाव भाव देखकर चारों तरफ नज़र मारकर वह सोचता है कि इस हत्या को ज्यूड ने नहीं किया है और ज्यूड से उसके साथ में इस केस को सॉल्व करने में हेल्प मांगता है। साथ ही साथ उनका साथ देती है वह डिटेक्टिव मीला। अब बिनॉय और ज्यूड दोनों जेफ की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए जाते हैं, साथ में उस बार में भी जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात डॉक्टर नेड से होती है। डॉक्टर नेड ज्यूड को भला बुरा कहता है और उसे जेफ की हत्या का जिम्मेदार भी बताता है। अब बिनॉय को पता लगता है कि जेफ चर्च के पैसों से मर्डर मिस्ट्री की नॉवेल भी खरीदता था और वह बुक में किस तरह से मर्डर किया जाता है उसी टीवियों को भी चेक करते हैं और वह शेरिफ के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करते हैं। अब बिनॉय ज्यूड को घर ले आता है और उससे उस दिन जो भी उसने किया उस पर बारीकी से लिखने के लिए बोलता है। ज्यूड हत्या के बाद सोया नहीं था तो वह काफ़ी कुछ लिखता है। अब बिनॉय को पता चलता है कि उसने पुलिस से कुछ फैक्ट्स छुपाए हैं। इस बात का जब ज्यूड को पूछता है तो ज्यूड कहता है कि यह सब उसने चर्च की अच्छा के लिए किया था। तब हमें एक और सच पता चलता है कि जेफ दारूबाज था एक नंबर का। वह अपने प्राइवेट रूम में जाता था तो वह चुपके से दारू पीता था और जब जेफ अपने प्राइवेट रूम में धड़ाम से गिरा था तो ज्यूड ने उसकी जो बोतल थी उसे छुपा लिया था। बिनॉय उससे उस बोतल को मांगता है तो वह उसे अपने कमरे में ढूंढने जाता है, लेकिन वह वहां से गायब थी। दोबारा से शक के घेरे में फिर से ज्यूड आ जाता है। अब जेफ को उसके पिता जेम्स के साथ में कब्र में रखा जाता है। इसके बाद ज्यूड और बिनॉय जेफ के फॉलोअर से मिलने के लिए जाते हैं। पहले तो कोई भी उनकी बातों का जवाब नहीं देता है, लेकिन फिर साई की एंट्री होती है और साई कहता है कि मैंने उस दिन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्डिंग देखने के बाद हमें पता चलता है कि साई और कोई नहीं जेफ का ही बेटा है। जेफ उसे अपने बेटे के रूप में सभी के सामने एक्सेप्ट करता है, सभी से कहता है कि वह अगले गुड फ्राइडे के दिन सभी का काला चिट्ठा खोल के रख देगा और साथ ही साथ वह चर्च को भी बंद कर देगा। बाद में साई ज्यूड और बिनॉय को यह भी बताता है कि जेफ के पिता जेम्स की $18 मिलियन की संपत्ति भी चर्च में कहीं ना कहीं रखी गई है और वह एडम्स एप्पल से जुड़ी हुई है। तो बिनॉय और ज्यूड उस एडम्स एप्पल के पास जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं, तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर शेरिफ मीला जब वह किताब द होलो मैन पढ़ती है तो उसे मर्डर करने का एक और नए तरीका का पता चलता है। सोचती है कि ज्यूड जेफ की बॉडी के पास 9 सेकंड तक अकेला था, जहां उसे देखने वाला कोई नहीं था। ज्यूड ने उसकी हत्या कर दी होगी, तो वह ज्यूड को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर देती है। अगले सीन में हमें ज्यूड को दिखाया जाता है जो रात को जंगल में घूम रहा होता है। वह जेफ की कब्र को देखता है जिसमें से जेफ दोबारा से जिंदा होकर बाहर निकल रहा होता है
और वह कब्र के बाहर खड़े एक व्यक्ति के साथ में मिलकर फॉरेस्ट में चला जाता है। जब ज्यूड उनका पीछा करता है तो ज्यूड को कोई पीछे से मारकर बेहोश कर देता है, और जब ज्यूड की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसके हाथ में एक चाकू है और उसने उस चर्च के गार्डनर सैम की हत्या कर दी है। वहां पर शेरिफ मिला आती है और वह सीसीटीवी देखती है जिसमें कब्र को तोड़कर बाहर आता हुआ दिखाई देता है, और साथ में दूसरे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाता है जिससे शेरिफ को जूड पर फिर से शक होता है। अब धीरे धीरे जूड को भी गिल्ट होना महसूस हो जाता है और वह अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर बिनोय उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुझे फंसाया जा रहा है। फिर बिनोय को कुछ सूझता है और वह डॉक्टर नेड के घर जाने की कहता है। दोनों मिलकर डॉक्टर नेड के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है जेफ ने डॉक्टर नेड की हत्या कर दी है। जहाँ पर हमें लाश दिखाई जाती है डॉक्टर की एसिड से भरे हुए बॉक्स में, कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। सीन को देखकर यही लगता है कि जेफ ने ही डॉक्टर नेड की हत्या करी होगी। तो बिनोय को बहुत सी बातों का समझ में आता है और उसे बिनोय के दिमाग में सारी मिस्ट्री सुलझ जाती है, और वह चर्च में सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है कि उसने केस को सॉल्व कर लिया है। वह कहता है कि जब मानसिनी और जेफरसन विक्स धड़ाम से जमीन पर गिरा था तब वह मरा नहीं था। अल्कोहल की बोतल में किसी ने ड्रग मिला दी थी जिससे वह बेहोश हो गया था। उसके बाद जब जूड उसके पास जाता है देखने के लिए तो डॉक्टर नेड उसे रोक देता है। डॉक्टर नेड मौका देखकर पीछे से उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। चलो हम अब सीधे बात करते हैं कि यह खून कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। खून को करने के लिए 3 लोग जिम्मेदार थे, लेडी मार्था, गार्डनर सैम और डॉक्टर नेड। इन तीनों ने चर्च की भलाई के लिए जेफ का खून किया था। लेडी मार्था जेफ को कन्फेशन देती हैं तो कन्फेशन के दौरान वह रिवील करती हैं जेफ के पिता की संपत्ति जो कि $18 मिलियन की है, वह कुछ और नहीं बल्कि एक हीरा है। इस बात का जेफ को पता चलता है तो वह लालच में आ जाता है और चर्च को बंद करने की बात करता है और संपत्ति के साथ फरार होना चाहता है। लेडी मार्था ऐसा नहीं करना चाहती थी, वह चर्च की रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहती थी, तो वह अपने साथ नेड को और गार्डनर सैम को मिला लेती हैं। लेडी मार्था को भी जेफ के शराब पीने का पता था, तो वह नेड की हेल्प से उसकी शराब की बोतल में ड्रग्स मिला देती हैं, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और सबसे पहले जूड बॉडी के पास पहुंचता है, तो जब वह उस बॉडी को चेक करने वाला होता है तो नेड उसे रोक देता है और खुद एग्जामिन करने के लिए चला जाता है। अभी लेडी मार्था सभी का ध्यान भटका देती हैं और मौका देखकर डॉक्टर नेड पीछे से चाकू घोंप देता है, जिससे जेफ की हत्या हो जाती है। और लेडी मार्था को यह भी पता था कि वह डायमंड कहाँ पर रखा हुआ है। मार्था कहती हैं कि डायमंड जेम्स ने उसी के सामने निगल लिया था, तो वह उसी की बॉडी में रखा है। तो जब जेफ मरता है तो उसकी कब्र के साथ में गार्डनर सैम भी उसी कब्र में चला जाता है और वह डायमंड को लेकर अंदर से कब्र को तोड़कर बाहर निकलता है, जिसका इंतजार बाहर डॉक्टर नेड कर रहा होता है। डॉक्टर नेड डायमंड को देखकर लालच में आ जाता है और वह सैम की हत्या कर देता है। लेडी मार्था सैम की लाश को देखकर बहुत व्याकुल हो जाती हैं और उसे समझ में आ जाता है कि डॉक्टर नेड भी लालच में आ गया है। और लेडी मार्था उसी ड्रग को मिलाकर उसे मार देती हैं और साथ ही उसकी बॉडी को भी डिकम्पोज कर देती हैं और ऐसा सीन बनाती हैं जिसमें लगे कि जेफ ने ही डॉक्टर नेड की हत्या की है। गिल्ट से पूरी तरह टूट चुकी मार्था वहीं गिर पड़ती है। वह अपने किए हुए पापों से फ्रीडम चाहती है। तभी बिनोय रिवील करता है कि मार्था ने पॉइजन पिया। मार्था अपने किए गए पापों के लिए जूड से फॉरगिवनेस मांगती है। जूड मार्था को भगवान का नाम लेकर माफ कर देता है। मरने से पहले मार्था डायमंड जूड को दे जाती है और वह उससे चर्च की रक्षा के लिए भी कहती है। सीन शिफ्ट होकर 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें चर्च के सभी फॉलोअर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं। अगले सीन में हमें साई को दिखाया जाता है जो कहता है कि जेफ उसके पिता थे तो उसकी संपत्ति पर उसका ही हक था। उसे समझाता है कि उसकी संपत्ति सिर्फ चर्च है और उसे भी चर्च के लिए काम करना चाहिए। बात से नाराज साई वहां से उठकर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ने चर्च को फिर से शुरू कर दिया है और नए फॉलोअर आने लगे हैं। और हमें इसी सीन में दिखाया जाता है कि डायमंड को क्रॉस के ऊपर लगे जीसस की चेस्ट में रखा गया है। यहीं पर इस कहानी की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।